स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं ही कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। मतलब कहने का मतलब सीधा से यही है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एसिड्स के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप क्लास 10th में हो। ठीक, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सभी भाई बहन, अंकल, चाचा, चाची, दादा, दादी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आराम से देख सकते हैं। तो चलिए एसिड्स के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले श्री गणेश किया जाए, मतलब कि ऊपर में एसिड्स लिख दिया जाए। चल भैया एसिड्स। ठीक, अब देखो हर चीज़ कहीं ना कहीं से आता है, तो उसी के साथ ही ये जो एसिड है ये भी आया है। कहाँ से? ये आया है लैटिन के वर्ड से एसिड को लिया गया है। लैटिन का एक वर्ड है एसिडस। लैटिन के एक एसिडस नाम के शब्द से एसिड को लिया गया है। अब भैया इस एसिडस का मतलब क्या होता है? ये जो एसिडस है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंग्लिश में सॉर, यानी कि सॉर का हिंदी खट्टा। तो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया लगा कि एसिडस, सॉर, खट्टा, कुछ ना कुछ लोचा तो यहाँ पर है। तो अगर आप ऐसे पकड़ पा रहे हो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। एसिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, यानी कि टेस्ट में वे खट्टे होते हैं। सॉर इन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। ये आपको पता चल गया। इसके साथ ही इनका एक और प्रॉपर्टी होता है, ये सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं। और कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को ख़राब करने की पावर रखते हैं। इनका ख़राब करने वाला स्वभाव होता है। कोरोसिव इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो ख़राब करने वाला होता है। तो यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो ना, एसिड क्या होता है? एसिड इज अ substance, acid is a substance which is sour in taste and यहाँ पर लगा लो and corrosive in nature। बन गया तुम्हारा डिफिनीशन। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। अगर तुम्हें याद करने का मन हो या फिर नोट करने का मन हो तो ये तुम लोग डिफिनीशन लिख सकते हो। एसिड इज ए सब्सटेंस विच इज sour in taste and corrosive in nature। हर वो चीज़ जो कि sour in taste है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो खट्टा है, और जिसका नेचर कोरोसिव है उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक, कोरोसिव नेचर मतलब वो किसी को भी ख़राब करने की पावर रखते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वो किसी भी चीज़ को ख़राब करने वाला होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की एसिड्स के कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं। तो एसिड का जो सबसे पहले एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं। फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड। फिर से यहाँ पर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो साइट्रिक एसिड। ये सब एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स है। अब देख मेरे भाई, एसिड्स तो तुम्हें समझ में आ गया। अब एसिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस। वैसे चीज़ है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ए सब्सटेंस इन विच एसिड इज प्रेजेंट। वैसे चीज़ें जिसमें कि एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सब्सटेंस। अब देखो इसमें एसिड प्रेजेंट है, मतलब ये जो सब्सटेंस होगा, ये जो चीज़ होगा, ये भी सॉर इन टेस्ट हो जाएगा, इसका भी टेस्ट खट्टा हो जाएगा और इसका नेचर भी कोरोसिव हो जाएगा। अब ये भी खराब करने लगेगा किसी भी चीज़ को। संगत का असर पड़ता है ना, तो वैसे चीज़ों में जिसमें कि एसिड प्रेजेंट है वो भी सॉर इन टेस्ट हो जाएंगे और कोरोसिव इन नेचर हो जाएंगे। अब देखो एसिडिक सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एसिडिक सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा हो जाता है लेमन में तुम्हारा साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज हो सकता है, इसमें भी साइट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज। अब इसके साथ साथ ये तो फल के नाम हो गए, ठीक। अब कुछ ऐसे जीव जंतु है उनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। देखो जैसे चींटी का जो डंक होता है ना, एंड्स स्टिंग, तो इसका जो डंक होता है, इसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, इसके डंक में कौन सा एसिड होता है? आई थिंक फॉर्मिक एसिड, हाँ फॉर्मिक एसिड ही होता है। चलो कन्फर्म, फॉर्मिक एसिड। तो ये सब क्या हो जाएगी? जैसे
चींटी का जो डंक होता है, लेमन, ऑरेंज और उसके साथ ही विनेगर, ये सब जो चीज़ें हैं ये हो जाएंगे एसिडिक सब्सटेंस। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है। एसिड प्रेजेंट है मतलब ये सॉरिन टेस्ट होगा। जो नींबू होता है या फिर जो संतरा होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना। उसको रब करने पर कोरोसिव इन नेचर होता है, किसी भी चीज़ को जल्दी से खराब कर देगा, हटा देगा, कोरोसिव इन नेचर होता है। तो एसिडिक सब्सटेंस अब हम लोग समझ गए। अब तुम्हें पता है कि देखो, हर चीज़ जब भी किसी न किसी चीज़ का डिस्कवर होता है तो कोई ना कोई साइंटिस्ट हमें ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। तो वैसे ही इसमें भी एक साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? उनका नाम था, कहाँ लिख दे नाम उनका? यहीं पर लिख देते हैं, अर्हेनियस उनका नाम था। अब अर्हेनियस चचा ने एक थ्योरी दिया। उनके थ्योरी को क्या बोला जाता है? अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। क्योंकि इन्होंने एसिड के बारे में दिया तो इसलिए इसको अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बोला जाता है। तो अब इन्होंने थ्योरी में क्या बोला? इन्होंने बोला कि इसको लिखना पड़ेगा। लगता है कि कहीं नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, फिर भी इसको कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा लिखने का। ये लैटिन वाले को मिटा देते हैं, लैटिन एसिडस, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये तो आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे या फिर आपको याद हो गया होगा। हाँ, बस इतना काफ़ी है। देखो, एक एसिड, इन्होंने बोला कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब आप पानी में डालोगे, जब आप इसको पानी में घोलोगे, धीरे धीरे करके जब आप इसको घोलोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। अब आयोनाइज मतलब क्या होगा? कि इसके जो आयन्स है, आयन्स क्या होते हैं आपको पता है? कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रोड, एनायन, कैटायन्स, जिसके ऊपर प्लस या माइनस का साइन होता है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब हो जाएंगे आयन्स। वैसे केमिकल्स या फिर एलिमेंट्स जिनके ऊपर प्लस या फिर माइनस का साइन होता है उसको आयन बोला जाता है, आपको पता है। तो देखो क्या होता है, एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप उसको पानी में घोलोगे तो ये आयोनाइज हो जाता है, मतलब जो इसके आयन्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। जैसे कि देखो HCl होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप इसको पानी में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। दोनों आयन है, इसके ऊपर प्लस का साइन होता है, इसके ऊपर माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है सिर्फ, ठीक। तो इसके जो ये टूट गए मतलब ये आयोनाइज हो गए, टूट गए, ये आयोनाइज हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगा, ऊपर से रिलीज हो जाएगा, मतलब इसके सॉल्यूशन से, ये जो पानी और एसिड का सॉल्यूशन है उसमें से हाइड्रोजन एसिड रिलीज हो जाएगा। यही था अर्हेनियस थ्योरी। अब लिख लो थोड़ा सा, एन एसिड इज अ substance which dissolved in water, it ionized and release H प्लस आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस। H प्लस आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस, ठीक। तो ये हो गया अर्हेनियस का थ्योरी कि एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब आप उसको पानी में घोलोगे तो उसके जो आयन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब वो आयोनाइज हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक। अब एक चीज़ जान लो, एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि पानी मिला हुआ होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। आगे काम आएगा। अभी हम लोग समझ गए एसिड्स के बारे में जानने के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा एसिड्स के क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा हमें आसानी हो। अब देखो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या किया गया है कि एसिड्स का क्लास, अगर एक एक एसिड को हम लोग याद करने चले तो एसिड्स को याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया या फिर जो बुक लिखने वाले हैं उन लोगों ने क्या किया, एसिड्स को क्लासीफाई कर दिए, ठीक। तो हर चीज़ का क्लासिफिकेशन कुछ ना कुछ बेसिस पर ही होता है। ऐसे थोड़ी ना कि इसको रख दो इधर, इसको रख दो ग्रुप ए में, इसको रख दो ग्रुप बी में, कुछ ना कुछ बेसिस होता है, बेस होता है कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन का। तो देखो उसी के हिसाब से बेस के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स के बेसिस पर पढ़ेंगे कि वो आए कहाँ से है। तो सोर्स के बेसिस में दो एसिड्स आते हैं। सबसे पहला आता है मिनरल एसिड,
या मिनरल एसिड को ही बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। ठीक, ये पहला हो गया सोर्स के अनुसार। और सोर्स के अनुसार दूसरा भी होता है सोर्स के बेसिस पर, वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, और मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो, वैसे एसिड्स जो कि मिनरल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब वैसे एसिड जो हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं। द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स। अब इसमें ना मिनरल एसिड में जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, जैसे कि जो ताकतवर ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। H2SO4 ये भी ताकतवर होता है। HNO3 फिर से तुम्हारा हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया। अब H3PO4 ये सब एसिड्स इसमें आते हैं। ये हो गया इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वैसे एसिड्स जो कि हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वैसे एसिड जो कि हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? इसका एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा साइट्रिक एसिड जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही फॉर्मिक एसिड जो कि तुम्हारे चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है। तो ये सब जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। देखो, ये फ्रूट में यानी कि प्लांट में होता है, ये एनिमल में होता है और ये भी प्लांट में होता है। तो वैसे एसिड जो कि प्लांट या फिर एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये कमज़ोर एसिड्स में आते हैं। आगे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। अब देखो, ये तो पहला हो गया सोर्स के अनुसार क्लासिफिकेशन। अब एक और क्लासिफिकेशन है इसका, किसके? स्ट्रेंथ यानी कि पावर के आधार पर, कि भैया कौन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। स्ट्रेंथ के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें आते हैं स्ट्रेंथ के अनुसार पर, इसमें भी दो एसिड हैं। एक जो ज़्यादा ताकतवर होगा और जो दूसरा क्या होगा? वो कमज़ोर होगा। वीक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर लिख दो वीक एसिड। ठीक, दो एसिड हो गए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं? हमने आपको एक्वा सॉल्यूशन बताया ना अभी कुछ देर पहले, उसका यहाँ पर काम आने वाला है। अब वैसे एसिड जब आप उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मौजूद है उस सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या होगा कि वो पूरे तरीके से टूट जाएगा, मतलब पूरे तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड्स विच कंप्लीट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इसमें क्या होता है? कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब ये पूरे तरीके से टूट जाता है जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो। ठीक, और इसके साथ ही इसमें हाइड्रोजन आयंस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जिस एसिड में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? HCl, H2SO4 ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आता है वीक एसिड। तो देखो, वीक एसिड वैसे एसिड्स होते हैं जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इसमें होता है, मतलब इसके जो आयंस होते हैं वो पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं। आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है। इसको यहाँ पर लिख दो, आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है।
इसको जो आयंस होते हैं वो पूरी तरीके से बिखरते नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि तुम्हारा HCl है, जब आप इसको पानी में डालोगे तो H प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड में टूट जाएगा। लेकिन जब आप इसको साइट्रिक एसिड को जब पानी में डालोगे तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। कभी होता है क्या कि नींबू का रस गारने से उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, आपको दिखाई देता है बबल्स बन रहे हैं, ऐसा कभी होता है? नहीं ना होता है। तो इसको बोलेंगे वीक एसिड, क्योंकि इसमें पूरे तरीके से आयोनाइजेशन नहीं होता है। और वीक एसिड में H प्लस आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस काफ़ी कम होते हैं, तभी तो इसमें से रिलीज नहीं हो पाते हैं। और इसमें ज़्यादा होते हैं, H प्लस आयंस ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है क्या, कि यदि जिस भी एसिड्स में जितना ज़्यादा H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है concentration of H प्लस आयंस, concentration of H प्लस। एसिड्स अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब एसिड में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वे ज़्यादा पावरफुल होंगे। अगर हाइड्रोजन आयन कम प्रेजेंट होगा तो वे कम ताकतवर होंगे। ये आपको पता चल गया। स्ट्रेंथ इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब वीक एसिड्स का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लगभग जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड्स होते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन और हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब किताब से, कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब किताब से दो तरीके के एसिड्स होते हैं। उसको भी कहीं पर लिखने का जगह है क्या, इसको कहाँ लिख दिया जाए, चलो ऊपर लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार इसमें दो एसिड्स हैं। दो एसिड्स कौन कौन से हैं, पहला होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको तो अपन 2 सेकेंड में समझा देंगे। और दूसरा होगा डाइल्यूट एसिड, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा तुम्हारा डाइल्यूट एसिड। अब ये सब क्या होते हैं इसको देखो। कंसंट्रेशन और डाइल्यूट मतलब ये एक दूसरे के आसपास वाले शब्द हैं। कैसे, मतलब इनका घर आसपास नहीं है, मतलब इंग्लिश में या फिर साइंस में तुम्हारे ये आसपास के शब्द हैं। एक ही एसिड, ठीक, जैसे कि जस्ट फॉर इमेजिन कि तुम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा 50 ml 50 ml HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा में भी उतना ही लो, तीसरा में भी इतना ही लो। ठीक, लेकिन अब करो क्या, सब में तुम्हारे तीनों में बराबर एसिड है। आप पहला में क्या करो कि तुम 5 ml पानी मिला दो, दूसरा में 10 ml मिला, तीसरा में 15 ml मिला। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन सा होगा, कि अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, वैसा एसिड जिसमें पानी का जो अमाउंट होता है वो कम होता है उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। अब किससे कम होगा, पहले वाले दूसरे एसिड से जिसमें कि कम होता है उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड को भी समझ लेते हैं, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर अभी अपन करेंगे। डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड होते हैं जिसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखो, अब बस इतना ही इसमें जानना था। अब इधर देखो, इसमें सबसे ज़्यादा पानी है थर्ड वाले में, सी में, इसका नाम रख लो बी, इसका सी, इसका बी, इसका ए। ठीक, सी में सबसे ज़्यादा पानी है मतलब ये सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि डाइल्यूट में मोर वाटर होता है, और कंसंट्रेटेड में लेस वाटर होता है, लेस वाटर होता है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है। लेकिन इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड ए है, क्योंकि इसमें इससे कम पानी है, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड ए है। यही अपन बोल रहे थे, ये दोनों कंपेरेटिवली टर्म है, मतलब एक दूसरे से तुलना होता है कि इसके मुकाबले ए ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसके मुकाबले ए ज़्यादा डाइल्यूट है, इसके मुकाबले ए ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसके मुकाबले ए ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। यही अपन समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट आपको समझ में आया कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो दोनों एसिड है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड ए है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड ए है, इससे ज़्यादा डाइल्यूट ए है, इससे ज़्यादा डाइल्यूट ए है। इस तरीके से कंपेरेटिवली टर्म है। तो हमने क्या किया, हमने एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक, और
एक और चीज़ आप लोग ध्यान से रख लो कि हमें एसिड्स को स्टोर कहाँ करना चाहिए, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एसिड हम लोग जान लिए, क्लासिफिकेशन भी जान लिए। एसिड्स को अब पहले खरीद कर लाते हैं बाजार से, अब उसको स्टोर करते हैं कि भैया एसिड्स को हमें स्टोर किस तरीके से करना चाहिए। ये जो एसिड्स होते हैं ना, इसका स्टोरेज अगर आपको पढ़ना है, ठीक, तो इसको हम लोग सीधे अभी सिर्फ इसमें याद रखो, इसको हम लोग प्लास्टिक के टेस्ट ट्यूब में स्टोर किया करते हैं ताकि ये रिएक्ट नहीं करे। अब इसके बारे में प्लास्टिक में ही क्यों स्टोर करते हैं, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलो अभी इसको देखते हैं कि ये जो एसिड्स होते हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। हम लोग एसिड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट कर कर क्या क्या बनाते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तो देखो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ ही में इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब एसिड्स को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ये जो नमक होगा किसका होगा, इस मेटल का नमक होगा, इस मेटल का सॉल्ट होगा। ठीक, जिस भी मेटल का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उस मेटल का ये सॉल्ट होगा। अब कैसे, एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या ले लें, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाना माना है, 2 HCl ले लेते हैं। ठीक, ये बैलेंस करने के लिए 2 लिया गया है, और मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, मैग्नीशियम। ठीक, ये दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। तो इसमें मेटल क्या है, मेटल है A, मैग्नीशियम। ठीक, अब सॉल्ट में होता है आपका क्लोराइड, सल्फेट वगैरह यही सब होता है, तो इसमें क्लोराइड है तो इसको क्लोराइड ले लो, क्लोराइड MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1, ये दोनों ऐसे। एक सेकंड इसको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड इसकी वैलेंसी 1, ये देखो तो हो गया ना MgCl2, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 1, तो MgCl2 ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो MgCl2 सॉल्ट हो गया, प्लस में हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया तो समझ में आया ना, 2 क्लोराइड 2 हाइड्रोजन तो 2 HCl, इसलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लिखा गया था। इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दो, अभी ये सब समझो। एसिड प्लस मेटल को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक, अब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये होगा। अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड को हम लोग मेटल ऑक्साइड, वैसा मेटल जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, तो भी उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन के जगह में सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक, क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे कि इसमें ले लेते हैं, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 एसिड हो गया तुम्हारा, प्लस में मेटल ऑक्साइड, कौन सा मेटल लिया जाए, CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा उस मेटल ऑक्साइड का जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट सल्फेट होगा और यहाँ पर मेटल क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CuSO4। ये मेटल का कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बन गया, जिस मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं उसी का सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर CuSO4 प्लस पानी H2O हो गया। आपको समझ में आया। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ ही पानी रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एसिड A हो गया और कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा हो गया मेटल, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा CuSO4। यहाँ पर Cu है मतलब कि मेटल, वो मेटल का सॉल्ट बनाता है और उसमें से पानी रिलीज हो जाता है, मतलब पानी आ जाता है। तो CuSO4 प्लस H2O, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा तीसरा देख लेते हैं कि भैया अगर हम एसिड्स को
एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, तो उसमें से सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, उसमें भी यही लोचा होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओ या फिर बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, बात एक ही है। बेस इधर लिखो, एसिड इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी लिखो, सिर्फ तीर के बाहर वाला में इधर उधर ज़्यादा नहीं होता है। तो देखो एसिड में हम लोग ले लेते हैं HCl प्लस, इसमें हम लोग क्या ले लें, इसमें हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लेते हैं, ठीक। तो सॉल्ट बनेगा, किसका सॉल्ट बनेगा, अभी सॉल्ट बनने वाला है मेटल का और नॉन मेटल का, NaCl सॉल्ट हो गया, ठीक। प्लस इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा H2O, तो सॉल्ट बन गया। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट बन गया और इसमें से H2O बाहर आ गया, पानी निकल गया, पानी साथ में आ जाता है, ठीक। अब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो A हुआ। अब कुछ और देख लेते हैं कहीं और रिएक्ट करवा कर। अब हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, अब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे एसिड्स को रिएक्ट करवाएंगे अभी हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, सॉल्ट साथ ही वाटर, इसको सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, सॉल्ट H2O CO2, इसमें इतना ज़्यादा रिलीज होता है। मतलब अगर एसिड को हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका नमक आएगा, उसमें सॉल्ट आएगा, पानी आएगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस आएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इसमें हम लोग मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सब को जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, किसका, मेटल का, इसमें से मेटल का ही सॉल्ट आएगा हमेशा, ठीक। तो NaCl वाला सॉल्ट हो जाएगा, साथ ही इसमें से पानी आ जाएगा। तो इस सब में तो कुछ सोचना नहीं है, पानी लिख दो, H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। कैसे रिलीज हो जाएगा वो अपना समझने वाला। NaCl तुम्हारा सॉल्ट हो गया, ठीक। अब इसको काट दो, ये दोनों तुम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर H2 हो, यहाँ पर O है, तो एक यहाँ पर लिख दो, इसमें से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसमें से एक ले लेते हैं तो H2O लिख देते हैं और इधर CO2। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक, और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 सोडियम Na2 है ना यहाँ पर, तो 2 सोडियम बैलेंस, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, अभी काट देते हैं और यहाँ पर नमक बनाना है तो NaCl, यहाँ से Cl ले लो, यहाँ पर लगाकर काट दो, ठीक। अब हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन ले लो और 2 हाइड्रोजन मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाकर पानी बन गया, ठीक। अब देखो, अब इसमें से हमने तो 1 ले लिया है तो अब यहाँ पर बचा है 2, ठीक। CO2 इसको भी हमने लेकर यहाँ पर बना दिया है तो ये CO2 बचा है, तो ये CO2 इधर आ जाता है, ठीक। तो इसीलिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, 2HCl प्लस Na2, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, Na2CO3, ठीक। इसको रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा सबसे पहले, किसका, मेटल और एसिड्स में जो एक होता है उसका सॉल्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये मेटल है और इसके साथ सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O। अब H2O कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो 2 सोडियम था, यहाँ पर भी 2 सोडियम था, तो सोडियम मिटा दो, अभी सिर्फ मिटा दो, सोडियम मिटा दो, ठीक। अब यहाँ से क्लोराइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 था पहले ही, तो इसको मिटा दो, अब ये भी तुम्हारा मिटा गया। अब क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दो H2, इसमें से 1 ऑक्सीजन ले लो, हो गया। इसमें से हमने 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 2, और इधर इसको तो हमने इधर लिख दिया, तो क्या बचा CO2, इसको भी इधर ला दो।
इस तरीके से बनता है वाटर प्लस CO2। अब आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से पूरा। तो ये तो बात की बात हो गई थी जो हमने आपको समझा दिया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। ये वैसे सिलेबस में था नहीं, फिर भी सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही था कि एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। इसको एक बार लिख देते हैं H2O प्लस CO2। ये हमारा हो गया है, ये हमने कर लिया। अब क्या किया जाए, अब एक और चीज़ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको कहाँ पर। उसके लिए इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लो या फिर लिख लो, इसको थोड़ा सा रब करने सोच रहे हैं अपन। आई थिंक कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, अगर आपको लेना हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एसिड्स का पांचवा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी जो एसिड है, एसिड्स को जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इसमें जो मेटल होगा उसका सॉल्ट बनेगा, प्लस साथ ही में पानी बनेगा, H2O बनेगा, और इसके साथ ही इसमें से भी CO2 रिलीज होगा, CO2 इसमें भी बनेगा। अब एग्जाम्पल देखो, एसिड में हम लोग क्या ले लेते हैं इस बार। एसिड में हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला एसिड लेने सोच रहे हैं। इसमें हम लोग लेते हैं CH3, या फिर छोड़ो ना, छोटा ही ले लो, क्या ले लो, HCl ले लो, और प्लस इसमें से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में ले लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक, अब इसको रिएक्ट कराओ तो सॉल्ट बनेगा मेटल का। ठीक, तो इसमें मेटल क्या है, सोडियम, तो सोडियम का सॉल्ट NaCl, सोडियम का सॉल्ट NaCl। साथ ही में इसमें से पानी बनेगा, तो ये सीधे सीधे लिख दो H2O प्लस CO2। पानी, और ये सीधा इसका फार्मूला लिख देंगे। ये क्यों होता है, कहाँ कैसे होता है, ये हमने आपको तो यहाँ पर बता ही दिया है नीचे वाले में। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या लोचा है, ये सब हमने आपको बता दिया है। तो सीधा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि H2O प्लस CO2, झमेला ख़त्म रिएक्ट कराने में। अब आप लोग समझ गए। अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिली कि एसिड जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी साथ कर रहा है। मतलब लगभग हर एक चीज़ के साथ हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो भैया अब इसको स्टोर करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमने शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि अगर चाहे कि चलो भैया लोहा का बर्तन में रख देते हैं तो ये रिएक्ट कर लेगा। अगर हम लोग सोचते हैं कि चलो भैया इसको कॉपर के बर्तन में रख देते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड में रख देते हैं, इसको बेस के साथ सर्फ साबुन में मिलाकर रख देते हैं, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रख देते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बन, तो इस सब के साथ रिएक्ट कर आपका एसिड तो गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होशियार बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोरेज को लेकर इसको हम लोग प्लास्टिक के बोतल्स में, जो प्लास्टिक का एक स्पेशल बोतल आता है जो कि बहुत कम रिएक्ट करता है, तो उसके साथ इसको हम लोग रख देते हैं। अब उसके साथ रखने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि एसिड जो होता है वो कोरोसिव होता है, मतलब रिएक्ट करने वाला होता है। रिएक्ट कर कुछ बना देता है, ख़राब कर देता है मेटल्स को। जैसे कि हमने देखा था ना, एसिड क्या होता है, जब मेटल के साथ रिएक्ट किया, उस वक्त मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना दे रहा है, तुम्हारा सॉल्ट बना दे रहा है, प्लस में हाइड्रोजन बना दे रहा है, प्लस में H2 बना दे रहा है। मतलब हमारा मेटल तो ख़राब हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। हमारा मेटल तो इसने ख़राब कर दिया है ना हमें। तो भैया अपना मेटल चाहिए था जिसमें हमने इसको रखा था। अगर हमने इसको चांदी के में रखा था, गोल्ड के बर्तन में मान लो रखा था, तो हमें तो अपना गोल्ड चाहिए। हमें गोल्ड का नमक थोड़ी ना खाना है, टाटा नमक से ही हमारा काम हो जाता है।
लेकिन ये क्या करेगा, एसिड रिएक्ट कर कर ख़राब कर देता है। इतना ज़्यादा बदमाश है, इतना ज़्यादा शरारती है, इसीलिए इसको कोरोसिव इन नेचर कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक के बोटल्स में इसको स्टोर कर कर रखते हैं। प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। भैया प्लास्टिक के क्या रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल है, रिएक्ट बहुत कम करता है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से रख भी सकते हैं बिना किसी लफड़ा के। ठीक, तो अब आपको इसका स्टोरेज समझ में है कि एसिड को कैसे स्टोर किया जाता है और क्यों प्लास्टिक के बोतल्स में स्टोर किया जाता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब कुछ और है एसिड्स के बारे में जानना है, उसको भी जान लेते हैं। अब हम लोग इतना सब जान लिए तो हम अब सोच रहे होंगे कि रिएक्शन करना है। ठीक, आप लोग भी सोच रहे होंगे रिएक्शन करना, तो एक चीज़ आप लोग उससे पहले जान लो। क्या जान लो कि हमें पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर या फिर वाटर इन एसिड। करना क्या चाहिए, पानी में एसिड मिलाए या फिर एसिड में पानी मिलाए। मतलब कि एक बाल्टी अगर पानी रखा हुआ है उसमें आप एसिड डालोगे या फिर एक बाल्टी एसिड रखा हुआ है उसमें आप पानी डालोगे। करना क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि एसिड इन वाटर, मतलब कि यहाँ पर मान लो पानी रखा हुआ है, तो पानी में एक एक बूंद पानी में एसिड मिलाना चाहिए। या मान लो इसमें पानी रखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इसमें एसिड ही मिलाएंगे। ठीक, एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा कि मान लो कि एसिड बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसके साथ जाकर इसको गर्म करेगा तो ये जो पानी है गर्म होते जाएगा, वेपर बनकर उड़ते जाएगा और साथ ही हमें एसिड डाइल्यूट फॉर्म में जितना ज़्यादा डाइल्यूट करना है उतना ज़्यादा मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीका है। और मान लो कि इसमें अगर पूरा भर कर HCl रखा हुआ है, कोई भी एसिड रखा हुआ है, इसमें अगर तुम लोग पानी डालोगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि एसिड और पानी का जो रिएक्शन होता है ये सब बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो इसका आपका हाथ पैर जल सकता है, जिस बर्तन में आप रखे हो वो ख़राब कर सकता है रिएक्शन कर कर, और साथ ही इसके जो छींटे पड़ेंगे वो आपके हाथ मुंह पर लगेंगे तो आपको जला धनका सकते हैं। ठीक, आपका भी काम खत्म हो सकता है, आपको बोनस में इनाम मिल सकता है, क्योंकि एसिड रखा हो इसमें से आप पानी डालोगे तो इसका छींटा तो इधर उधर पड़ेगा ही ना, छींटा तो पड़ेगा, और इसमें आप लोग एसिड डालोगे तो पानी का छींटा पड़कर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए हमें कभी भी एसिड को पानी में डालना चाहिए, पानी में एसिड नहीं डालना चाहिए। ठीक, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। एसिड इन वाटर दिस इज गुड, यहाँ पर रुको, एसिड इन वाटर दिस इज गुड दिस इज रॉन्ग। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब एसिड के बारे में हम लोग लगभग हर एक चीज़ जान चुके हैं, अब एसिड के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया जाए, इसको बंद किया जाए। एक चीज़ आप जान लो कि अगर लिटमस पेपर है, वैसे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर भी थोड़ा सा जान लो, जिन बच्चों को सिर्फ एसिड ही जानना है उसके लिए आराम हो जाएगा। क्या होता है ना, अगर ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है, ब्लू, ठीक, तो उसको जब आप लोग एसिड में डालोगे, जब आप उसको एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा, ये टर्न हो जाएगा रेड कलर में। क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड कलर में। एक सेकंड माय डियर, एक आइडिया आया तुम्हें, देखो कैसे याद हो जाएगा। लिटमस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, लिटमस को ब्लैक से ही लिख देते हैं लिटमस। ठीक, इसको लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है तो ब्लू कलर से लिख दो, ब्लू लिटमस पेपर आपके पास है। जब आप इसको एसिड में डालोगे, ठीक, एसिड में जब आप इसको डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लिख दो रेड में से। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालने से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रेड को एसिड में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेड है, अब क्या घंटा रेड होगा। तो आपको समझ में आ गया इंडिकेटर्स, आप एसिड को कैसे चेक कर सकते हो, कहाँ पर स्टोर कर सकते हो। एसिड में पानी डालना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए, मतलब कि आप प्रिक्यूशंस भी देख चुके हो, ये पी है भैया, प्रिक्यूशंस भी आप देख चुके हो। साथ ही आप इसका स्टोरेज कहाँ करना चाहिए ये भी देख लिए हो, क्लासिफिकेशन देख लिए हो, एसिड होता क्या है, कहाँ से आया है, टेस्ट कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, सब चीज़ हमने जान लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज जान लिया, किसके साथ रिएक्ट कर कर क्या होगा, हम लोग एसिड को कैसे फाइंड करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। हमने हर एक चीज़ जितना अभी हमारे लिए जानकारी चाहिए उससे हम लोग कहीं ज़्यादा जान चुके हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। ये बेस कैंप आर्मी वाला नहीं, ये बेस एसिड के जैसे ही बेस होते हैं, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वाला जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और बेस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और उसके साथ ही अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कर दो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी जानकारी मिले और सारे बच्चे अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाए, और एक प्यारा से कमेंट लिख दो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक बाय बाय। और कोरोना से क्या करो आप लोग, बी सेफ। ठीक, कोरोना से सेफ रहो, और वैक्सीन अगर एलिजिबल हो तो लगाओ। ये सब तो बात की बातें हैं। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही जो घंटा है, इसको घंटे को दबा दो। ठीक, घंटा बनाना नहीं आता है फिर भी आप घंटे को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा टाटा, बाय बाय, टाटा टाटा।